आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कर्नाटक में अरकान असेंबली के लगातार इस्तीफों से सियासी बहरान एक बार फिर गहरा गया है। बीजेपी एक जानिब जहां इस सियासी बहरान से फायदा उठाने की ताक में है, तो वहीं कांग्रेस और जेडीएस की कोशिश है कि किसी तरह नाराज अरकान को मनाया जाए। कुमारस्वामी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने अपने तमाम वुजरा से इस्तीफा दिला दिया है, तो वहीं जेडीएस के भी मौजूदा वुजरा ने इस्तीफा दे दिया और बागी अरकान को विजारत की पेशकश करके सरकार बचाने की पूरी कोशिश की है। सरकार बचाने के लिए कांग्रेस जेडीएस हर मुमकिन फॉर्मूले पर गौर फिक्र कर रहे हैं। उधर बीजेपी हालात पर नजर बनाए हुए है। कई अरकान के इस्तीफों के बाद इख्तिदार पर कब्जे की जंग में गेंद बीजेपी के पाले में है। कर्नाटक में सियासी नाटक के दरमियान जोड़तोड़ की सियासत भी उरूज पर है। सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद खतरे में है। सवाल यह भी उठता है कि यह खेल कांग्रेस ने खेला है या फिर यह बीजेपी का ही दाव है। और सबसे अहम सवाल इस सियासी बहरान से यह उठता है कि इस सियासी नाटक का आखिर अंजाम क्या होगा। आज प्राइम डिबेट में इन्हीं तमाम सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में एक बार फिर सियासी नाटक का दौर दौरा है। एक दर्जन से ज्यादा कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बागी अरकान असेंबली के इस्तीफों के बाद रियासत की सियासत गर्मा गई है। इस बीच नाराज अरकान को मनाने की कोशिश जारी है। दोनों पार्टियों के सीनियर लीडर बागियों की नाराजगियों को दूर करने और इस्तीफों से दस्तबरदारी को यकीनी बनाने के लिए बात कर रहे हैं। कर्नाटक काबीना के तमाम अरकान मुस्ताफी हो गए हैं। कांग्रेस और जेडीएस ने बागी अरकान असेंबली को मनाने और इन्हें काबीना में शामिल करने के मकसद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक के वज़ीर आला कुमारस्वामी ने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक की सियासत में हर मिनट कुछ न कुछ नई तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से कुमारस्वामी हुकूमत मजीद परेशानियों में मुब्तला होती जा रही है। Given birth in the ministry, cabinet, now we are going to accommodate. Now the present government is to be continued, and it will be continued. There is no threat to this government, and some of our MLAs who have gone to Bombay at the instance of the BJP people, they will come back. कई अरकान के इस्तीफों के बाद इख्तिदार पर कब्जे की जंग में गेंद बीजेपी के पाले में है। कर्नाटक में सियासी नाटक के दरमियान जोड़तोड़ की सियासत उरूज पर है। इस बीच बीजेपी ने साफ कर दिया है कि रियासत के सियासी बहरान से उसका कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और आज तक का हमारी पार्टी का इतिहास रहा है, किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के संसद सदस्य अथवा विधायक के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करके अथवा उसको किसी प्रकार का प्रलोभन देकर दल बदल कराने की कोशिश हम लोगों ने नहीं की है। क्यों? इसे मैं एक चीज और इसलिए नहीं की है अध्यक्ष महोदय कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की गरिमा को बनाए रखने के प्रति हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। 224 अरकान वाली कर्नाटक असेंबली में फिलहाल बीजेपी के 105 अरकान हैं, जबकि 80 अरकान कांग्रेस के और 37 जेडीएस के हैं। इनके अलावा बीएसपी का एक आजाद रुकन ने सरकार की हिमायत की है। ऐसे में अगर 13 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं तो कुमारस्वामी सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। सवाल ये उठता है कि कई बार मुश्किलात का सामना कर चुकी इत्तेहाद की सरकार क्या इस बार अपने आप को बचा पाएगी? क्या कुमारस्वामी और सिद्धरमैया की जोड़ी इस मुश्किल घड़ी में अरकान को मना पाएगी? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इस बार बीजेपी रियासत के सियासी बहरान का फायदा उठा पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल ये उठ रहा है कि 13 महीने पुरानी सरकार का अंजाम आखिर अब क्या होगा, क्योंकि जब से कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी है कर्नाटक में, उसके बाद से कई बार हमने देखा है कि इस सरकार ने कई करवटें ली हैं। कई बार इस सरकार पर सियासी बहरान आया, क्राइसिस हुआ, लेकिन यह सरकार चलती रही। इस बार जो बहरान है वो कुछ ज्यादा ही गहरा है,
क्या इस बार कांग्रेस और जेडीएस जो इत्तेहाद है वो इस बहरान से निमट पाएगा? क्या दूसरी जानिब अगर हम बीजेपी की बात करें, क्या वाकई में बीजेपी के जो इरादे हैं, बीजेपी का जो मिशन है वो इस बार कामयाब हो पाएगा? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बार बार इस तरह का सियासी बहरान कर्नाटक की सियासत में क्यों आता है। इसी को हम समझेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इसहाक सेठ जी हैं, लीडर हैं कांग्रेस के, बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तनवीर अहमद साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, आप भी मेरे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा डॉक्टर नदीम अहमद साहब सियासी तज्जिया निगार हैं, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट में। इनके अलावा एसएस अहमद साहब लीडर हैं जेडीयू के, आप भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कुछ राजू पांडे साहब बीजेपी लीडर हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ गए इस डिबेट में। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं प्राइम डिबेट और न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले तनवीर अहमद साहब, क्योंकि कर्नाटक की सियासत को आप बहुत नजदीक से देखते हैं, बहुत अच्छे से समझते भी हैं, कर्नाटक में जो सियासी बहरान है थम थम कर जो आता है, बार बार जो हम सियासी बहरान देखते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है और इस बार का जो सियासी बहरान है ये कितना गहरा है? देखिए, इसकी बुनियादी वजह तो पावर स्ट्रगल है। पावर में आना चाहते हैं, हर एक को मिनिस्ट्री बर्थ चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, अभी जो बहरान है, ये बहरान का क्या होगा अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, जो नजर रख रहे हैं वो लोग ये कहते हैं कि शायद बीजेपी सरकार बना लेगी। और अगर बीजेपी सरकार बना लेगी तो इसमें कांग्रेस का बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि इधर 13 महीनों में इस सरकार की जो बदनामी हुई है, वो बदनामी अगर ये सरकार कंटिन्यू रहती है तो मजीद होगी, जिसके नतीजे में अगले इलेक्शन में इनको प्रॉब्लम होगी। अगर अब बीजेपी सरकार बनाती है तो ये जो बदनामी है वो कम से कम नेक नामी में तब्दील हो सकती है। ये एनालिस्ट और इस तरह की बातचीत हो रही है। अब यह है कि इस पूरे जो नाटक चल रहा है, जैसा कि कहा गया, इस नाटक के पीछे लोग जानते हैं, सड़क पे चलने वाला भी ये सोच रहा है और विद्वान आदमी या एनालिस्ट भी ये समझ रहा है कि इसके पीछे ज्यादा हाथ बीजेपी का है। इसलिए कि ये बात आ रही है कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज जो यहाँ से फ्लाई करके बॉम्बे जा रहे हैं, किसकी फ्लाइट में जा रहे हैं, किस तरह ये गवर्नर साहब के हाउस से एस्कॉर्ट किए जाते हैं और जा रहे हैं, और फिर ये सब किसकी शय पे हो रहा है, ये क्वाइट बट नेचुरल बीजेपी का इसमें हाथ है, सब समझ रहे हैं। और बीजेपी चाहती है कि पावर में आए। अब ये बीजेपी पावर में आकर जो करना चाहती है उसके दो बड़े अहम चीजें हैं। एक ये कि सिद्धरामैया साहब जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुर्बा कम्युनिटी, उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो हमने आपके लीडर को खत्म कर दिया, अब आगे आपको बीजेपी की तरफ ही आना है। इसी तरह एक और मैसेज ये देना चाहते हैं कि देखिए हम कुमारस्वामी के परिवारवाद को, उनका जो खानदान पूरा पॉलिटिकल जनता दल का मामला चलाता है, उसको भी हमने कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया। अब ओक्कलीगास को भी बीजेपी की तरफ आना है। तो इस तरह की चौमुखी मल्टी डायमेंशनल ये जंग है जो बीजेपी लड़ रही है, और इसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। बिल्कुल, तो ये एक सच्चाई है इस पूरे बहरान के पीछे की। मैं इसहाक सेठ जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें तनवीर अहमद साहब ने बताई, क्या वाकई में सच्चाई यही है या जेडीएस और कांग्रेस के बीच में एक तरह से नहीं निभ पा रही है? कांग्रेस और जेडीएस के बीच में कुछ बातें ऐसी हैं जो रह रहकर इस तरह का बहरान पैदा होता है। सच्चाई क्या वाकई में यही है? नहीं, अभी जो तनवीर जी कह रहे हैं उस पर मैं इत्तेफाक करता हूं जी कि इसके अंदर बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। बीजेपी इख्तियार पे आना चाहती है, ये पहले से ही तय हो गया था कि 105 सीट आ गए, तभी येडियुरप्पा ने कहा कि चलो हम बना देंगे। वो 2 दिन के चीफ मिनिस्टर भी बन गए। तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कहीं दूसरी जगह कांग्रेस की हुकूमत हो या अपोजिशन की हुकूमत हो। वो सब जगह अपना एक डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है।
नहीं तो कुमारस्वामी ने कई बार नाराजगी जाहिर की अपने इस अलायंस को लेकर, कॉलिशन को लेकर, वो भी सच्चाई है इसहाक साहब? जी जी है, मगर ये अंदरूनी मामला है, घर का मामला जैसा है, ये थोड़ा थोड़ा बात होती रहती है, किसी को थोड़ा कमोपेश हो जाता है तो उसको अभी देखो आज पूरे मिनिस्टर सभी रिजाइन कर दिए हैं, तो इसके लिए रास्ता साफ कर दिए हैं। सब बैठ मिलजुल कर नए दौर से हुकूमत बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, कोलिएशन की गवर्नमेंट होगी, जरूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी मतलब कांग्रेस और जेडीएस के इत्तेहाद में कोई मुश्किल नहीं है, कांग्रेस जेडीएस का जो अलायंस है उसमें कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, मुश्किल नहीं है, ठीक रहेगा, इसमें बनाएंगे, इस बार फिर बनाएंगे। और जो है ये जो गवर्नमेंट अभी देखिए आज एक इंडिपेंडेंट एमएलए रिजाइन दिया तो उसको सीधा चार्टर फ्लाइट में लेके जा रहे हैं, परसों 11 एमएलए को चार्टर फ्लाइट, ये एक एमपी की फ्लाइट है। कौन लेकर जा रहा है? बॉम्बे में उनकी जिन लोगों ने रिजाइन किया उसे कौन लेकर जा रहा है? बस कहा तो ये जा रहा है कि जेडीएस और कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्हें रिजॉर्ट में रखा गया है। रिजॉर्ट में तो जेडीएस और कांग्रेस के एमएलए को रखा गया है, बाकायदा वहां की सरकार ने रिजॉर्ट रिजर्व करा दिया पहले से। नहीं, इन्होंने रिजाइन जो किया है वो पहले जो 11 एमएलए रिजाइन किए वो लोगों को लेके बॉम्बे गए ना, बॉम्बे में उनको पूरे तौर से पूरा बंदोबस्त कर दिए हैं, बड़ी 5 स्टार होटलों में रखे हैं, खर्चा कर रहे हैं। ये पैसा सब कहां से आ रहा है? इनको पैसे की कोई नहीं पड़ी, क्योंकि जो है इलेक्शन में भी करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं लोग। नहीं, सियासी लोगों के पास देखिए पैसे का तो कोई मसला नहीं, उसमें चाहे बीजेपी हो, जेडीएस हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, कोई भी सियासी लीडरों के पास पैसे की कमी नहीं, आम आदमियों की जेब खाली है। मैं इसहाक सेठ साहब ये कह रहा था कि जो बातें आप बीजेपी पर कह रहे हैं, बीजेपी का साफ कहना है, बीजेपी साफ तौर से इनकार कर रही है। आज पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि यहां जो पॉलिटिकल क्राइसिस है बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। येदियुरप्पा ने भी यही बात कही कि इस सियासी बहरान से हमारा कोई लेना देना नहीं। येदियुरप्पा को जो है उसके 75 ईयर्स हो रहे हैं, उनको अभी 1 साल बाकी है, उनको गद्दी पे बैठना है, हुकूमत करना है, क्योंकि 75 के बाद उनको हुकूमत पे नहीं बिठाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से येदियुरप्पा की बहुत ज्यादा कोशिश है। जी देखिए, एक बात सेठ साहब ने जो कही जी कि सब कुछ ठीक है, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल, असल में हो ये रहा है कि ग्राउंड लेवल पर एक तो सरकार काम नहीं कर रही, आम आदमी के काम फिलवक्त कर्नाटका में ठप हो गए हैं, और हर लेवल पर डिस्कशन ये है कि काम किसका हो, जनता दल के वर्कर का हो या कांग्रेस के वर्कर का हो। जाहिर बात है, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस चाहेगी कि उनके वर्कर्स का काम हो, उनके हामियों का काम हो। तो कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लीडर ये फील कर रहे हैं कि हाँ, एक छोटी पार्टी के दबाव में हम आ गए हैं और हमारे काम हो नहीं रहे हैं, सिर्फ जनता दल के वर्कर्स के, उनके लीडरों के काम हो रहे हैं। तो ये मतलब ये कश्मकश तो है, जेडीएस और कांग्रेस के बीच में एक कश्मकश है, जिसे हालांकि इसहाक सेठ साहब मान नहीं रहे हैं। मैं राजीव पांडे आपके पास आना चाहूंगा कि जेडीएस और कांग्रेस का लगातार इल्जाम है, सिद्धरमैया भी लगातार यही इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी फायदा उठा रही है इसका, और बीजेपी के निशाने पर ही यह पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ है कर्नाटक में। राजीव पांडे जी। अबू जी, मैं एक बात आपको बताता हूं। देखिए, जो विषय है ना, जिस समय कर्नाटका का चुनाव का रिजल्ट आया, नतीजे घोषित हुए, तब भी बीजेपी ने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट 105 सीट, जो मुश्किल से 5-6 सीट कम थी, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। उस समय जनता दल, सेकुलर और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ, उनके लोग साथ में थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 दिन के बाद चली गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई तोड़फोड़ में विश्वास रखती नहीं है, और इसलिए 2 दिन के बाद जनता दल एस और कांग्रेस की सरकार बनी। अब आप देखिए कि इतने दिनों की सरकार चलने के बाद जनता के बीच में हर तीसरे दिन जो वहां के सीएम हैं वो आकर के रोना शुरू करते हैं। और मेरा कहना है, जब जनता दल एस और कांग्रेस आज मियां बीबी की तरीके से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तीसरी बात,
कांग्रेस के जो लोग हैं जिनको राहुल गांधी जी ने सिलेक्ट करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, या जनता दल के जो लोग सेकुलर के लोग हैं जिनको देवगौड़ा जी फैमिली पार्टी है, फैमिली डिसाइड करती है, भाई आप किस प्रकार के चरित्रवान लोगों को आप सिलेक्ट करते हैं और बताते हैं कि जीतने के बाद उनकी वो जंप करने के लिए तैयार है। भाई ये जो है एचडी कुमारस्वामी, क्या उनके रोने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जिम्मेवार है क्या? जनता देख रही है। और लास्ट पॉइंट जो पॉलिटिकल पॉइंट है अबू हुरैरा जी, कुछ दिनों पहले 23 मई को रिजल्ट आए, नतीजे आए, इन दोनों ने साथ मिलकर के जो इनका अनहोली अलायंस है, जिस तरीके से सपा और बसपा का अलायंस था यूपी में, इसी तरीके से इनका अधार्मिक गठबंधन था, उसको जनता ने उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। अब जब जनता ने इनको डस्टबिन में इनके गठबंधन को डाल दिया, उसके बाद इन लोगों की चिंता सताने लगी, अरे भैया हम तो मिल गए, हमने हिंदू धर्म का भी विभाजन कर दिया, हमने लिंगायत को अलग धर्म भी बना दिया, हमने जाकर के अनहोली अलायंस भी कर लिया, फिर भी जनता ने कहा नहीं भैया तुम सब लोग पापी हो, हम तो नरेंद्र भाई मोदी के साथ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन राजीव पांडे जी इस अनहोली अलायंस को सच्चाई लेकिन इसमें यह है कि येडियुरप्पा ने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो हम सरकार बनाएंगे। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं ताक में है, बीजेपी मौके की तलाश में है, वो चाह रही है, वो शिकार करना चाह रही है, बीजेपी शिकार करना चाह रही है। ये बयान येडियुरप्पा का है, आज अगर ये बयान येडियुरप्पा का है। राजीव पांडे जी मेरी पूरी बात सुनिए, एक लास्ट लाइन, नहीं मेरी लास्ट लाइन सुन लीजिए। बिल्कुल मैं भी कह रहा हूं कि अगर यह सरकार अपने अंतर विरोधों के कारण से गिर जाती है तो भाई फाइनली 4 साल अभी बाकी है वहां सरकार में, क्या आप चाहते हैं कि जनता पर दोबारा इलेक्शन थोपा जाए और ये लोग फिर पैसे और अनहोली अलायंस लेकर के जाकर के वहां लोगों के सामने जाए? भाई 4 साल बाकी है, अगर 15 लोग इस्तीफा दे देते हैं और बीजेपी की पावर बढ़ जाती है कि वो साबित कर सकते हैं बहुमत, तो क्यों नहीं सरकार बने? क्या प्रॉब्लम है इसमें? बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको सोचना चाहिए राहुल गांधी को, सिद्धारमैया को और एचडी कुमारस्वामी और उनके हमारे एक्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो देवगौड़ा जी हैं, परिवार से नहीं चलता देश, परिवार को छोड़िए, जनता के बीच आइए। तनवीर अहमद साहब, कर्नाटक में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो कांग्रेस के विधायक नहीं है। बीजेपी का रोल क्या वाकई में कुछ नहीं है? जिस तरह से आज राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि बीजेपी का यहां पर कोई रोल नहीं, कोई लेना देना नहीं है। राजीव पांडे जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है, जेडीएस और कांग्रेस खुद आपस में समझ ले, ये जो क्राइसिस है जेडीएस और कांग्रेस के अंदरूनी खलफिशार की वजह से है। क्या सच्चाई यही है तनवीर अहमद साहब जो राजीव पांडे कह रहे हैं? देखिए, ऐसा राजीव पांडे जी को कहना ही चाहिए और वो उसके हिसाब से वो कह रहे हैं। जरा राजीव पांडे साहब ये बताएं कि बीजेपी ने गोवा और क्या कहते हैं आपके त्रिपुरा वगैरह में क्या किया, माजी में उन्होंने पास्ट में क्या किया? राजीव पांडे जी कर्नाटक में भी कोशिश की थी येदियुरप्पा जी ने, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोशिश नहीं की थी। वहां आ रहा हूं मैं, लाकर 105 सीट लाकर, बिल्कुल। और जी देखिए, आज यहाँ कर्नाटका का हर सिटीजन आदमी जो अखबार पढ़ता है, जो पॉलिटिकल अफेयर्स पे नजर रखता है, वो अच्छी तरह जानता है। आप किसी को भी पूछ लीजिए स्ट्रीट पर चलने वाले को, वो यही कहेगा कि साहब इसके पीछे भाजपा है। भाजपा चाहती है कि यहाँ हुकूमत बनाए। और इसमें आपने पांडे जी ने रिलीजन का हवाला दिया, मजहब का, वो भी तो मजहब के बुनियाद पर काफी खेल खेलते हैं, बड़े बड़े खेल खेले हैं और कर्नाटक में भी खेल खेला जा रहा है। अभी ये कहा जाता है कि साहब लिंगायतों के येडियुरप्पा जी हैं, उनको मौका दीजिए। ये भावनाएं उधर भी उभारी जा रही हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि भाजपा मैंने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो पाप किया भाजपा के हिंदुओं को बांटने की कोशिश की लिंगायत के नाम पर, वो भी काम नहीं आई। मैंने कोई रिलीजियस बात नहीं की है जी साहब। हम जानते हैं कर्नाटका में, हम देखते हैं कि आपने क्या कार्ड खेला और अभी क्या चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि वक्कलिगास को ओ करें, आप चाहते हैं कि कुरुबुर समाज को ओ करें। सिद्धरामैया साहब की पॉलिटिक्स और कुमारस्वामी साहब की पॉलिटिक्स को खत्म किया जाए, ये है फैक्ट है, सब जानते हैं। और अगर ऐसा करेगी तो बीजेपी को नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा होगा अगले इलेक्शन में, आप देख लीजिए। ठीक है राजीव पांडे, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से रिएक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर नदीम के पास भी आ रहा हूं, इससे सहमत साहब वेट कर रहे हैं। जी राजीव पांडे 30 सेकंड, केवल 30। जी, जहां तक
जी जी बिल्कुल। जहां तक त्रिपुरा का सवाल है, 1.5% से भाजपा 51% पे गई, तो त्रिपुरा का बीच में मत लाइए। गोवा का सवाल है, आपको देखना है कि आपके पास ज्यादा विधायक थे, फिर भी राहुल गांधी का नेतृत्व विधायकों को स्वीकार नहीं था। तीसरी बात, देखिए हम तो हर कम्युनिटी जो इस हिंदुस्तान का है, हर मजहब का और हर कास्ट का, हर कम्युनिटी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करते हैं, अपने आइडियोलॉजी को लेकर के उनके सामने जाते हैं, उनको कहते हैं ये हमारी विचारधारा है, ये हमारे कार्यक्रम है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय जाकर के उनको बताते हैं। और आप कह रहे हैं हम हर कम्युनिटी के साथ हैं, हम तो हर कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और आप जहां तक कह रहे हैं, ये तय होगा जब भाजपा की सरकार बनेगी और 4 साल जो काम होगा, अगर सरकार बनती है तो। मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस और जेडीएस के अंतर विरोधों के कारण यह सरकार जा रही है। पूरी दुनिया को पता है कि किस प्रकार का करप्शन चल रहा है आज के डेट में कर्नाटका में। लोग क्या कर रहे हैं कि आपने खुद कहा कि उनका काम हो रहा है, उनका काम नहीं हो रहा। अरे सबका साथ सबका विकास पर करिए ना। आप ऐसी पॉलिसी बनाइए जिसमें यह हो ही नहीं कि इसका काम होगा उसका काम नहीं होगा। मेरे हिसाब से जब सरकार बनेगी तो हम फ्यूचर के बारे में बात नहीं करते। अभी जो 23 मई को जो रिसाउंडिंग विक्ट्री हुई है कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की, उसको देख करके सारे एमएलए इनको लग रहा है कि भाई हम कहां फंसे हुए हैं। ये राहुल गांधी तो पता नहीं कल को निकल जाए कहीं बाहर छुट्टी बनाने, और कुमारस्वामी जी हैं, उनकी तो अपनी प्राइवेट लिमिटेड है, करोड़ों जाहिर सी बात है, ये एक बड़ी वजह है। जो तनवीर साहब ने जो बात बताई थी, ये बड़ी वजह है कि जेडीएस और कांग्रेस में ही एक तरह से बहुत अच्छी से चीजें नहीं चल पा रही। ये तो एक वजह है जो बार बार इस तरह का बहरान हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त संतोष पाठक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सहाफी, वो भी डिबेट में जुड़ गए। संतोष पाठक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर लगातार हमने देखा कि जब से कोalition की हुकूमत बनी, हालांकि 105 सीटें बीजेपी के पास थी और दूसरी तरफ 119 या 120 सीटें जेडीएस और कांग्रेस के पास, लेकिन फिर भी मुश्किल रही शुरू से ही। 13 महीने हुए और 13 महीने यह सरकार मुश्किल भरी रही। क्या वजह आप देखते हैं? क्या आपस में जेडीएस और कांग्रेस का सही से इत्तेहाद ना हो पाना, या उसके बीच में कुछ उठापटक चलती रही, या फिर बीजेपी की नीयत? दोनों में किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इत्तेहाद जो पूरी तरह से नहीं चल पा रहा है, उसमें बार बार उठापटक जो हो रही है, उसकी एक बहुत अहम वजह ये रही है कि आपस में ये कांग्रेस और जेडीएस के दरमियान रस्साकशी रही है। अभी कुछ महीने पहले भी हमने देखा था कि कुछ एमएलए जो थे वो अलग अलग तरह की डिमांड कर रहे थे। किसी को कार चाहिए थी, किसी को मकान चाहिए था, किसी को कैश चाहिए था। इस तरीके की बातें भी हमारे सामने आई थी। और ये हिंदुस्तानी जमहूरियत के अंदर अगर इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं तो ये बहुत ही हल्की सियासत है और मैं इसे एक सेहतमंद सियासत नहीं मानूंगा। दूसरी बात यह है कि सर, यहाँ पर सारा मसला जो है वो पावर का है और बहुत कुछ अपने आप हासिल कर लेने का है। यहाँ पर हर आदमी, हर विधायक ये चाहता है वो किसी भी तरीके से मिनिस्टर बने, मंत्री बने और ज्यादा से ज्यादा पावर जो है उसे अपने हाथ में ले सके। और किसी ना किसी तरीके से वो ये भी सोच रहा है कि हो सकता है कि आइंदा उसे दोबारा एमएलए बनने का मौका मिले या ना मिले, तो इसका फायदा वो पूरी तरह से उठा ले। सर, ये कोalitions की जो गवर्नमेंट होती है और खासतौर पर जो अलग अलग दो नजरियात की सरकारें किसी मसलहत के तहत अपने आप को मिलाकर गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसमें इस तरीके की परेशानी हमें देखने को मिलती है। अभी हालिया हमारे सामने सब कुछ आपने देखा, लोकसभा के इलेक्शन में क्या हुआ, क्या हशर हुआ है जहां जहां, या फिर उससे पीछे 2018 में अक्टूबर में जो 5 रियासतों में इलेक्शन हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से इत्तेहाद कायम नहीं हो पाया। कांग्रेस ने वहां तेलुगु देशम पार्टी के साथ जैसे तैसे अपना सिस्टम और बिसात बिठाई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी मसलियत रही और यहाँ पर मैं ऐसा समझ रहा हूं कि सियासी बहरान रहेगा और इसका हल भी मैं इस तरीके से देखता हूं कि कांग्रेस अगर किसी भी तरीके से या जेडीएस मिलकर गवर्नमेंट को चला पाई तो ये गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। मतलब खतरा एक तरह से बना रहेगा, इस सरकार पर खतरा बना रहेगा, सियासी बहरान जारी रहेगा। संतोष पाठक जी, इस वक्त एक बड़ी खबर कर्नाटक के सियासी बहरान से जुड़ी हुई आ रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग से जुड़ी हुई खबर जराये के हवाले से आ रही, सोर्सेज से आ रही कि कल आर रोशन बेग इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मतलब वहां की सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा अगर रोशन बेग बीजेपी के साथ जाते हैं।
देखिए बिल्कुल अबू हुरैरा जी, देखिए कर्नाटक की राजनीति को समझने के लिए हमें उसके चुनावी नतीजों से शुरू हुआ जो विश्लेषण उसको हमें देखना होगा। नंबर 1 पार्टी जो बहुमत से कुछ सीटों से पीछे रह जाती है बीजेपी। नंबर 2 पार्टी जो कि राज्य में सत्ता में थी लेकिन वो चुनाव हार जाती है, सत्ता से बाहर हो जाती है। नंबर 3 पार्टी जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, किसी जमाने में वो राज कर चुकी थी, कई बार उसी राज्य में उनके पिता HD देवगौड़ा राज्य कर चुके थे, प्रधानमंत्री वो रह चुके थे, वो नंबर 3 पे आती है। नंबर 1 को बाहर रखने के लिए नंबर 2 और नंबर 3 मिल जाते हैं, कुछ निर्दलीय जुड़ते हैं, सरकार बन जाती है। उस समय यह कहा गया, भले ही इसको लेकर बहुत ज्यादा आलोचना की गई हो अबू हुरैरा साहब, लेकिन यह कहा गया कि एक बड़ा राज्य, कर्नाटक जैसा बड़ा राज्य, चूंकि लोकसभा चुनाव होना है, पैसों की जरूरत है, तो कांग्रेस किसी भी कीमत पर यह चाहती थी कि वो राज्य हमारे साथ बना रहे, और इसलिए तुरंत आनन फानन में जेडीएस के बिना मांगे, जेडीएस से बिना बात किए कांग्रेस ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया था कि हम जेडीएस को समर्थन देंगे सरकार बनाने के लिए। उसके बाद ये शायद भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिसको समर्थन मिलना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है, वो कह रहा है कि मुझे तो अभी तक पता ही नहीं, मैं अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाऊंगा, उसमें विचार करूंगा, तो वो सरकार बन गई। जिस तरह से ये सरकार बनी, तभी से ये माना जा रहा था कि स्टेबल नहीं होगी, ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद वो सरकार गिर जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो नतीजे आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी जमाने में अबू हुरैरा साहब हरियाणा आया राम गया राम के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, आज वही हालत शायद कर्नाटक की आ गई है। और इसमें बड़े राजनीतिक दल, देखिए पहले शुरुआत निर्दलीय विधायकों ने नहीं करा, शुरुआत जो की वो कांग्रेस के विधायकों ने की, जो उन्होंने अपने विधायकी पद से इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया, राज्यपाल को इसको इन्फॉर्म कर दिया। तो ये जो बिखराव है, ये जो टूटन है, ये जो विघटन है, ये शुरुआत कांग्रेस के खेमे से हुई, और उसके बाद कुछ निर्दलीय विधायक जो कि मंत्री बने हुए थे वो इसमें उतर गए। अब सबसे बड़ी बात देखिए, विडंबना देखिए कि क्या फॉर्मूला निकाला कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बचाने का। थोड़ा सा समय में और लूंगा कि तमाम मंत्रियों से इस्तीफे दिलवा दो और कुछ नए मंत्री बना दो। भैया नए मंत्री जो बनेंगे और पुराने से जिनसे आपने इस्तीफा दिलवा दिया, इस बात की क्या गारंटी कि 1 महीने बाद वो ना खड़े हो जाए कि देखो मुझे मंत्री नहीं बना रहे, मैं तो विधायक से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं दूसरे खेमे में जा रहा हूं। तो ये अजीब सी स्थिति कर्नाटक के राजनीतिक माहौल की बन गई है, और कोई कम या कोई ज्यादा, तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं कर्नाटक की राजनीति में, वो इस राजनीतिक खेल में अपना अपना फायदा देख रही है और उठाना चाहती है। जी बिल्कुल पांडे जी, बीजेपी में फायदा देख रही है अपना। नहीं, देखिए आपको अबू हुरैरा जी एक बात आप समझ लीजिए कि लोग जो राजनीति में है उनको पता है कि लोग बहुत मुश्किल से बड़ा कड़ा संघर्ष करके वो विधानसभा तक पहुंचते हैं। क्या आखिरकार उनकी मजबूरी है कि राहुल गांधी और कुमारस्वामी जी से कि वो अपने विधानसभा पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम इनके साथ रहेंगे तो हम डूबेंगे, तो बेहतर है कि इस्तीफा दो, जनता के बीच फिर से जाओ, चुनाव लड़ो और देखो, टेस्ट करो अपना वाटर। क्योंकि देखिए अभी मैं पाठक जी से सहमत हूं कि क्यों आप सिद्धारमैया के खिलाफ सबसे ज्यादा रैली की HD कुमारस्वामी जी ने, जितनी सीटें जेडीएस ने जीती, मैक्सिमम सीटें उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हरा करके चुनाव जीते, और फिर जाकर के उनकी गोद में बैठ गए। जनता देख रही है, आप ये मत समझिए कि जनता नहीं देख रही है, जनता देख रही है, और इनके अपॉर्चुनिस्ट अनहोली अलायंस को सब जनता ने तुरंत 10 महीने के भीतर जो चुनाव हुआ लोकसभा का, इनको रिजेक्ट कर दिया। जहां तक भाजपा का, इससे आप एक बात बताइए ना कि अगर 1 साल सरकार चल सकती है तब भाजपा कुछ नहीं कर पाई, तो ऐसी क्या परिस्थिति बदली कि आज भाजपा उनसे सक्षम हो रही है? ये सरासर झूठ है। अगर जब तक आप लोग साथ में थे, जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस मजबूत था, इंटैक्ट था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उनका अलायंस क्यों नहीं चल पा रहा है, यह काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है कि अपने अपोजिशन पार्टी का भी अलायंस बिल्कुल। और बीजेपी मौके तलाश में तो है, ये तो माना आपने पांडे जी। मैं ऐसे सहमत जी, नहीं ब्रेक के बाद आएंगे तो इसे हम और समझेंगे। ऐसे सहमत साहब, नहीं, मैं पांडे जी इस पर और हम बात करेंगे, इस पर और बात करेंगे। संतोष जी भी आ गए, इस पर और बात करेंगे। मैं ऐसे सहमत साहब वेट कर रहे हैं, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। अहमद साहब, इस तरह की सियासत को कैसे आप देखते हैं, जहां पर सिर्फ सरकार बनने के बाद सिर्फ जोड़तोड़ हो रही है, सिर्फ सियासी बहरान, सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस। 13 महीने से हमने कई बार यही वजह कि कई बार तो हमको इस पर डिबेट रखना पड़ा है, कई बार ये इशू आ चुका है। अहमद साहब, इस तरह की सियासत को कैसे देखा जाए? क्या जमहूरियत को इससे नुकसान नहीं होता है इस तरह की सियासत से? सबसे पहले तो शुक्रिया अबू राना साहब,
डिबेट शुरू हुए, प्राइम डिबेट शुरू हुए 25 मिनट हो गए और आपने मुझे मौका दिया। देखिए, कोalition में एक चीज को समझना बहुत जरूरी होता है कि कोalition एक जादुई आंकड़ा होता है सरकार बनाने के लिए, और उस जादुई आंकड़े को किस तरह से संभाल के रखा जाए, ये दोनों पक्षों की बड़ी जिम्मेदारी होती है जो उस कोलिशन में होते हैं। कोलिशन ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है या अंतिम बार होगा, कोलिशन होता रहा है, सरकारें गिरती रही हैं, सरकारें बनती रही हैं। कुछ कोलिशन प्री पोल होते हैं, कुछ कोलिशन पोस्ट पोल होते हैं। तो इस सरकार के साथ सबसे बड़ी समस्या रही, जो वहां पर जितने दिन की भी रही, कि ये पोस्ट पोल कोलिशन था, और जनता ने जो मैंडेट दिया था वो एक हंग पार्लियामेंट टाइप का मैंडेट था। इसमें बीजेपी 10-8 सीट से करीब मेजोरिटी शॉर्ट कर गई, और कांग्रेस जो की रूलिंग पार्टी थी उसको भी मेजोरिटी नहीं मिली। तो जो कोलिशन बना, ये इन सरकारों की जिम्मेवारी होती है वहां पर कि ऐसी स्थिति में इसको किसी तरह से बनाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इत्तेहाद है तो उसे किस तरह चलाएंगे वो तो इन्हीं कोलिशन पार्टियों को समझना होता है। और मेरे ख्याल से एसएस अहमद साहब, कोलिशन किस तरह से चलाना है तो नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए कि दबाव में रहकर भी वो कोलिशन में बने हुए हैं। इसी चीज को अबू राना साहब, कोalition चलाने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को अगर आदमी उस मर्यादा को बना के चलता है तो वो कोलिशन हमेशा लंबे समय तक चलता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 12-13 साल कोलिशन रहा और अभी भी है, और इसमें इस चीज को हमेशा देखा जाता है कि भाई दोनों पक्षों को बराबर से सम्मान दिया जाए और कोलिशन को जिंदा रखा जाए। बिल्कुल। और नई सरकार बनी तो जेडीयू को वहां पर जो सम्मान मिला वो भी हमने देखा कि सिर्फ एक विजारत आपको मिल रही थी, एक मिनिस्ट्री मिल रही थी, जिस पर नीतीश कुमार जी बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन मजबूरी है, अब क्या करेंगे कि भाई कोलिशन में रहना ही पड़ रहा है नीतीश कुमार जी को। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद हम कर्नाटक के इश्यू पर लौट कर आएंगे और यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो सियासी बहरान है इसका अंजाम क्या होगा, इसे भी हम समझेंगे। तो कर्नाटक की सियासत एक बार फिर बहरान का शिकार है, और क्या इस बार जो जितना बड़ा सियासी बहरान है, जितना गहरा ये सियासी बहरान है, क्या इस बार जेडीएस और कांग्रेस का इत्तेहाद की जो सरकार है वो इस बहरान से निकल पाएगी? प्राइम डिबेट में आज हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और रोशन बेग को सुन लेते हैं। The way they have treated me, I am hurt. The other thing is that now, as of now, I am not going to Bombay, I am not going to Goa, I am not anywhere. I am here in Bangalore city with my family. I am as a chairman of the Karnataka State Hajj Committee. I am busy in Hajj Bhavan at the Hajj terminal. Even now I am straight going to the Hajj terminal because we have 2 flights tonight, and I have another 4 flights tomorrow, Hajj terminal flight from here to Medina. So I am busy with this. I have consulted my constituency people. Most of the workers I have consulted workers. I am in the process of consulting my religious leaders also. Most of them agree with my stand. I am going to resign from Congress. You are going to resign Congress, sir? Yes, I am going to resign from my. तो बड़ा बयान जिसका अभी हम तस्करा कर रहे थे कि आर रोशन बेग जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, बड़ा चेहरा है कांग्रेस का कर्नाटक में, वो रिजाइन करने जा रहे हैं। खुद उन्हीं की जबानी हमने आप सभी को सुनवाया है। मैं ब्रेक के बाद इशाक सेठ जी आपके पास आना चाहूंगा। रोशन बेग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, अब इसमें कुछ ढका छुपा नहीं रह गया, खुद रोशन बेग का बयान हमने आपको सुना दिया है। और जो एक बड़ी बात कि रोशन बेग बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इसाक साहब, अभी नहीं जाएंगे, कोशिश चालू है, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रामलिंगा रेड्डी मान जाएंगे तो वो भी मान जाएंगे, जरूर मान जाएंगे। नहीं, लेकिन कांग्रेस से रिजाइन कर रहे हैं, वो सीनियर लीडर हैं जी, उनका रिजाइन वापस ले लेंगे, वो वापस लेंगे, कुछ चांसेस ऐसे हैं। नहीं, कुछ जराए से ये भी खबरें आ रही कि जिस तरह से पिछले दिनों आईएमए का जो कांड हुआ उसमें रोशन बेग का नाम आगे आ रहा है, उससे लेकर वो परेशान है और आगे चलकर कुछ एजेंसियां उन्हें परेशान कर सकती हैं। ये सब झमेले से बचने के लिए वो कांग्रेस से रिजाइन करेंगे और बीजेपी के साथ चले जाएंगे। क्या ये भी सच्चाई है इसके पीछे, इसहाक साहब? हो सकता है, उनका ख्याल है। ठीक है, मतलब कुछ हद तक सच्चाई है इसमें,
कुछ हद तक सच्चाई है। तनवीर अहमद साहब, कितना बड़ा झटका तनवीर अहमद का रिजाइन करना, माफ कीजिएगा, और रोशन बेग का रिजाइन करना, और उसके बाद जो खबर मिल रही सोर्सेस से कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, कितना बड़ा नुकसान होगा कर्नाटक में कांग्रेस का? देखिए, रोशन बेग साहब माइनॉरिटीज के एक बड़े लीडर हैं। कांग्रेस के कितने बड़े लीडर हैं मुझे नहीं मालूम। रोशन बेग साहब को वक्ती तौर पर यकीनन फायदा होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी की ये नीति है कि आप पैसे से लुभाइए लोगों को या फिर डराइए, धमकाइए, ईडी का खौफ दिलाइए वगैरह वगैरह। तो हो सकता है रोशन बेग साहब अपने कुछ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे होंगे। इससे शायद बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं होगा, रोशन बेग साहब को पर्सनली फायदा होगा, लेकिन वो यकीनन अगर रिजाइन करते हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटीज को वो बहुत ज्यादा मायूस कर सकते हैं। लोग सोचेंगे कि भाई खादिम हुज्जाज वगैरह वगैरह ये एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जिसके मुतालिक सब जानते हैं कि इसका स्टैंड थोड़ा सा माइनॉरिटीज के ताल्लुक से उतना नहीं अच्छा होता जैसा कि एक्सपेक्टेड है। हालांकि पांडे जी कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के कई लीडर ऐसे बयानात देते हैं जिससे दिल को बड़ी दुख होती है, तकलीफ होती है, और मुसलमान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि बीजेपी के नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं, वो हमें क्यों अपनाना नहीं चाहते। तो ये बात तो है कि वक्ती तौर पर कुछ हलचल होगी, लेकिन लॉन्ग रन में शायद बीजेपी को कांग्रेस को कोई खास नुकसान इससे नहीं होगा, क्योंकि कोई और लीडर वहीं का शिवाजी नगर का इमर्ज हो जाएगा। और हमने यहाँ देखा है सियासी बुहरान पर कितना असर पड़ेगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो तो बात की बात है कि माइनॉरिटीज के और अक़लियतों और मुसलमानों का नुकसान, मैं यहाँ पर ये समझना चाह रहा हूँ जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, रोशन बेग जैसा चेहरा अगर चला जाता है और बीजेपी का दामन अगर थाम लेता है तो इस बुहरान पे कितना असर पड़ेगा? मैं तो पांडे जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार यहां बन जाएगी, देर सवेर बन जाएगी। उसमें रोशन बेग साहब का इस्तीफा भी शामिल है और दूसरे लोगों के भी इस्तीफे शामिल हैं, और ये जाहिरी बात है ये चीजें बीजेपी के हक में टिल्ट हो रही हैं, और बीजेपी आज से नहीं एक जमाने से इसकी प्लानिंग कर रही है। और राजनीति इंडिया की बन ही ऐसी गई है क्योंकि कोई राजनीतिक लीडर जो आ रहा है पार्टी में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो तो अपने मफादात के लिए आ रहा है, वो अपना बिजनेस चाहता है, वो राजीव पांडे जी कांग्रेस का विकेट और गिर रहा है ताकि अगला राजीव पांडे जी, कांग्रेस रोशन बेग कांग्रेस का साथ छोड़ के जो सोर्सेज से खबरें आ रही कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं, अभी आप दावे कर रहे थे कि बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी यहां पर कुछ नहीं कर रही है, लेकिन रोशन बेग का जाना क्या जाहिर करता है पांडे साहब? रोशन बेग का जाना वही जाहिर करता है कि आजकल कांग्रेस में एक नया नाटक चल रहा है पूरे देश में। ये इसका इस्तीफा, उसका इस्तीफा, इसका इस्तीफा, इस्तीफा देने का दौर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर के मिलिंद देवड़ा से लेकर राहुल गांधी जी इसके महानायक है इस्तीफा के। देखिए, ये आरोप लगाना, आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, आप पड़ोसी पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि रोशन बेग जी एक बड़े लीडर है, सब लोग मान रहे हैं कि वहां पर एक कांग्रेस के बड़े लीडर है, काफी पुराने लीडर है। आखिर उनको अब आप कहेंगे कि ईडी का है तो उन्होंने करप्शन कब किया कि ईडी का डर है उनको? क्यों किया करप्शन? अगर मुझे नहीं पता, आप ही लोगों के से जो मैंने सुना तो सरकार वहां सिद्धारमैया की थी, उसके बाद इसकी है जो हमारे कुमारस्वामी जी की है जी। तो करप्शन कब कर लिया उन्होंने, या उससे पहले किया? मेरा कहना है ये सब, देखिए इस सरकार में कोई आ जाएगा या चला जाएगा, उससे ईडी का एक्शन रुकने वाला नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, ईडी का एक्शन जिन लोगों के पास चल रहा है, पहली बार आप देखेंगे कि जो हजारों करोड़ के नहीं देखिए राजीव पांडे जी देखा तो यही जाता है कि जो लोग मौजूदा बीजेपी सरकार के साथ चले जाते हैं, ईडी और दूसरी एजेंसियां उनका रास्ता भूल जाती हैं, ईडी और दूसरी एजेंसियां उनका रास्ता भूल जाती हैं। नहीं अबू जी, एकदम गलत है। मेरा कहना है, सबसे पहले तो आपको इसलिए ये महसूस प्रतीत हो रहा है कि 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक भी करप्शन का एलिगेशन नहीं लगा पाए आप।
क्योंकि कोई करप्शन हुआ ही नहीं। एक रफेल चिल्लाया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। आपके पास देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी 10 साल की, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, कैग ने सवाल उठाए, लोग ने एफआईआर रजिस्टर कराया, मिनिस्टर जेल में रहे, कलमाडी से लेकर के ए राजा तक। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने इसको इंश्योर किया कि हमारी सरकार के, हमारी नाक के नीचे कोई करप्शन नहीं होगा। ठीक है, संतोष पाठक, यही कारण जो कदम रोशन बेग अब उठाने जा रहे हैं, जो सोर्सेस से खबर आ रही है कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्या वाकई में जेडीएस कांग्रेस के बीच का मतभेद है जो वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, या कोई और डर आर रोशन बेग को सता रहा है? देखिए अबू हुरैरा जी, जहां तक आर रोशन बेग का सवाल है, उनका मामला कांग्रेस के बाकी विधायकों से थोड़ा अलग हटके है। देखिए, आर रोशन बेग साहब ने लोकसभा चुनाव में जो खराब प्रदर्शन हुआ था कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन का, उसको लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस के और जेडीएस के बड़े नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और उसके बाद उन्हें कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। तो अभी वर्तमान में वो कांग्रेस से निलंबित विधायक है, मतलब पार्टी ने उनको निलंबित कर रखा है, निकाला नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात की, एक सवाल लोकसभा चुनाव के दौरान आर रोशन साहब ने उठाया था कि कांग्रेस ने, जेडीएस ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, हमें लोकसभा चुनाव में उस अनुपात में टिकट नहीं दिया गया मुस्लिम वर्ग के लोगों को। यह सवाल आर रोशन बेग ने उठाया था, जिसके बाद कांग्रेस ने उनको निलंबित कर दिया था। तो आज भी जो वो बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे साथ बर्ताव किया, उससे मैं बहुत ज्यादा आहत हूं, और संभावना निश्चित तौर पर आपके जो सूत्र बता रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो सही बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो अपने विधायक के पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाए और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, कांग्रेस के अन्य विधायकों की तरह, अगर सरकार गिर जाती है आज के हालात में तो एक बड़ी बात हमें यह समझनी होगी कि कांग्रेस जो है वो नेता के अब्सेंस से भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रही है। आज के हालात में देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफा दे चुके हैं। संसद भवन में पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, अब पार्टी तय करे, सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाए और वो तय करे कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। दिल्ली से जो कमान जाना चाहिए, दिल्ली से जो निर्देश जाना चाहिए, वो वहां जा नहीं पा रहा। कांग्रेस की जो कर्नाटक की इकाई है, वो जरूर थोड़ा बहुत संकट को थामने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका मनोबल भी गिरा हुआ है। खुद बुरी तरह से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, बड़े-बड़े दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। तो लीडर की जो कमी है वो कहीं ना कहीं वो झेल रहे हैं। स्थानीय स्तर पे जरूर कांग्रेस के कुछ नेता और जेडीएस के नेताओं के साथ मिलकर सरकार बचाने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा अबू हुरैरा साहब कि कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता क्या हकीकत में, क्या वास्तव में सरकार को बचाना चाह रहे? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है, क्या वाकई में कांग्रेस संजीदा है कि वो इस सरकार को बचाएगी? डॉक्टर नदीम साहब, जो बात संतोष पाठक जी कह रहे हैं, ये एक अहम सवाल है कि क्या वाकई में कहीं एक कांग्रेस की ही एक चाल तो नहीं है, कांग्रेस ही तो नहीं चाह रही कि भाई यहां पर कांग्रेस सरकार ना रहे? देखिए, मैं इस बात को इस तरीके से तो नहीं देखूंगा, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि मनोबल की कहीं ना कहीं कमी है, और वो जो एक लीडरशिप वाली खला है वो कहीं ना कहीं खाली हो चुकी है, और उसी का खामियाजा है ये कि वहां की लोकल इकाई है वो तो किसी तरीके से चाहती है कि गवर्नमेंट बचे। सर, यहां पर हमें एक बात और देखनी चाहिए, वो इस तरीके से कि कर्नाटक हिंदुस्तान का एक बड़ा सूबा है जिससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि कर्नाटक उसके हाथ से जाए। और यही वजह रही है कि इतनी ज्यादा लिटरेट आबादी होने के बावजूद इस तरीके का मैंडेट हमारे सामने आता है कर्नाटक से कि उसने किसी को भी जो है पूरी तरह से बहुमत नहीं दिया था। तो सर, यहां मैं इस चीज को इस तरीके से भी देखता हूं कि रोशन बेग एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है कर्नाटक की पॉलिटिक्स में। अगर वो इस तरीके से जा रहे हैं तो ये यकीनन कांग्रेस के लिए एक खामियाजा है, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक गेन है कि वो ऑटोमेटिकली एक इतने बड़े माइनॉरिटी के नेता को बगैर किसी बुलावे के अपने पास पा रही है, और वो खुद अपनी मर्जी से वहां पर जाना चाहते हैं। लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह से मानने को तैयार हूं कि जो लोकल लीडरशिप है वो पूरी तरह काम कर रही है, लेकिन नेशनल लीडरशिप की कमी हर हालत में वहां पर हमें देखने को मिल रही है कि उसकी वजह से वहां की जो लोकल लीडरशिप है वो भी खुलकर काम नहीं कर पा रही है। और ये गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जाने वाली है, और अगर ये किसी तरीके से बच भी जाती है तो मैं इसे ऐसा समझूंगा कि वेंटिलेटर पर चल रही है, और बहुत जल्द ही हमें इस तरीके की खबरें मिलने लगेंगी कि फिर सियासी उथल पुथल। बिल्कुल, यानी अगर इस बार मौका मिल भी गया तो परेशानियां जो है, मुश्किलात एक तरह से दूर नहीं होंगी। एस अहमद साहब, मैं एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूं कि अगर कर्नाटक की सियासत चली गई, हालांकि ये तस्वीर आने वाले एक आध दिन में भी साफ होगी, अगर जो इत्तेहाद की सरकार है कर्नाटक की, अगर ये गिर जाती है, चली जाती है, नाकाम हो जाती है,
आपको क्या लगता है कि एक नए दौर की शुरुआत नहीं हो जाएगी कि बीजेपी इस तरह की सरकारों को एक तरह से धीरे धीरे खत्म कर रही है? कॉलिशन का जो एक चलन है, अलायंस का और इत्तेहाद की जो सरकारें बन रही हैं, इसका कहीं ना कहीं खात्मा हो रहा है। अबू राना जी, इसमें तो ऐसा अभी तक कहीं नहीं दिख रहा है कि बीजेपी खुल करके सामने आकर के सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। यहां तक लग रहा है कि कांग्रेस के आला कमान की तरफ से ही कोई कोशिश नहीं हो रही है, जैसा कि लोग बोल रहे हैं। आप लोग की चर्चा में सुन रहा था और पेपर में भी देख रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के आला कमान की तरफ से भी एक कोशिश लगता है, ऐसा कुछ हो रहा है कि सरकार मतलब कि किस तरह से चलाई जाए, नहीं चलाई जाए, ये तो वही लोग फैसला कर सकते हैं वहां पर। और इतने दूर से हम क्या कहेंगे, लेकिन सरकार अगर कोalition की बनी है तो कोalition धर्म का पालन होना चाहिए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि कोई मतलब कि नहीं, बड़े चेहरे को बीजेपी तोड़ने में एक तरह से कामयाब हो रही है। आर रोशन बेग अगर बीजेपी में चले जाते हैं अहमद साहब, तो ये बड़ी कामयाबी बीजेपी की होगी। तो आर रोशन साहब तो कांग्रेस की जो हार हुई 28 में से 25 सीट कांग्रेस हार गई, उस पर उन्होंने सवाल उठाए। कांग्रेस तो उनको सस्पेंड किया हुआ है ना। तो जब ऐसे कंडीशंस बनेंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? कांग्रेस जब उनको बोलने के उनके अधिकार रोके हुए हैं, बड़े लीडर हैं, उनको पार्टी को मनाना चाहिए। उसको उनके अंदरूनी मामला है, उसमें कोई बाहरी क्या बोल सकता है? तनवीर अहमद साहब, असल सवाल यह है कि अब जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो पूरा एक सियासी बहरान जो गहराता ही जा रहा है, रोशन बेग के आने के बाद ये और गहरा गया है, अब इसका अंजाम आप क्या देख रहे हैं? जो नाटक चल रहा है, बार बार जो नाटक हो रहा है, इसका अंजाम क्या देखते हैं तनवीर साहब? देखिए, एक चीज तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि रोशन बेग साहब की जो पोजीशन कांग्रेस में थी वो यकीनन एक बड़ी पोजीशन थी और मुसलमान भी उनके तरफ काफ़ी अच्छी निगाहों से देखते थे। अब ये अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को फायदा नहीं होगा। इसलिए कि तारीख ये बताती है कि मुस्लिम बड़ा लीडर अगर बीजेपी में जाता है तो उसका खर्च छोटा हो जाता है और वो कोई खास बेनिफिट बीजेपी को नहीं पहुंचा सकता। एक चीज ये है। दूसरी चीज, क्या कुछ उनकी शर्तें होंगी, क्या कुछ शर्तें होंगी, उनके जाने का फॉर्मूला क्या होगा? लेकिन मैं तनवीर साहब ये समझना चाह रहा हूं कि इस सियासी बहरान का अंजाम क्या होने वाला है? अब आगे आप क्या देख रहे हैं? किस तरह की सियासत होगी? क्या कुछ फॉर्मूला तैयार होगा? मैं तो शुरुआत से कह दिया। देखिए, यहाँ जो गवर्नर हाउस है वो फैसिलिटेट कर रहा है और 90% चांसेस ये हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाए। ये बात भी हो रही है कि कांग्रेस खुद नहीं चाहती है कि वो कोलिशन सरकार चलाए। सही है, बाज लोग बड़े कांग्रेस के नेताओं से बात किए हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हमको अब सरकार चलाना घाटे का सौदा है। हालांकि बीजेपी के सामने भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अगर बीजेपी भी सरकार बनाती है तो एक समाज के बड़े तबके में तो बहरहाल ये मैसेज पास होगा कि कोलिशन सरकार को भाजपा ने गिराई, तो सरकार गिरने वाली है ऐसा लगता है। ठीक है, संतोष पाठक जी, क्या अंजाम आपके हिसाब से क्या अंजाम होगा? जो अब पॉलिटिकल पिक्चर जो बन रही है कर्नाटक में, मुझे लग रहा है कि 13 महीने में कई बार इस तरह के सीन आए, लेकिन इस बार मामला ज्यादा ही पेचीदा है। पाठक साहब, देखिए, बिल्कुल अबू हुरैरा जी, मामला पेचीदा है और इसका अंजाम जो कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि कर्नाटक में फिलहाल राजनीतिक स्थिरता नहीं आने वाली है। देखिए, दो ऑप्शन है, या तो कांग्रेस जेडीएस की सरकार जो है वो अपनी सरकार बचा लेगी, और अगर वो बचा भी लेती है तो भी वो वेंटिलेटर पे ही रहेगी, यानी अभी नहीं तो 15 दिन बाद, 15 दिन बाद नहीं तो 1 महीने बाद फिर इस तरह के हालात आएंगे और जिन मंत्रियों से इस्तीफे दिलवाए गए हैं वो मंत्री आगे आवाज उठाएंगे, क्योंकि अब नए मंत्री बन रहे
रहे हैं तो हिस्सेदारी की लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। और अगर ये सरकार गिर जाती है और फिर बीजेपी जो नंबर के आधार पर सरकार बनाती है, जो विधानसभा सीटें बची होंगी उसमें चुनाव होता है और उसका चुनावी नतीजा कैसा आता है, क्योंकि फिर वो 1, 2, 3 सीटों के आधार पे या तो पलड़ा इधर झुकेगा या दूसरी तरफ झुकेगा। इन दोनों ही सूरतों में कर्नाटक राजनीतिक अस्थिरता का सामना करने जा रहा है। मेरे ख्याल से आज के हालात में बेहतर स्थिति तो वो होती जो फैसला जम्मू कश्मीर में लिया गया था। जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी गठबंधन की सरकार टूटी, दोनों अलग अलग हो गए, तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस वर्ष के अंत तक वहां पे विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक में भी इस तरह के हालात बन गए हैं। बेहतर ये होता बिल्कुल। राजू पांडे ने जो बात संतोष पाठक जी ने कही कि क्या वही फॉर्मूला, जम्मू कश्मीर वाला फॉर्मूला कर्नाटक में नहीं अपनाया जा सकता है कि प्रेसिडेंट रूल यहां पर भी लगा दिया जाए जिस तरह के हालात हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर राज्यपाल उस तरह की रिपोर्ट देते हैं, देखिए कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, जो हम और आप महसूस कर रहे हैं, राज्यपाल भी वही महसूस कर रहे होंगे, वही देख रहे होंगे। अगर राज्यपाल ये महसूस करते हैं और अपनी रिपोर्ट वो केंद्र सरकार को देते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, सरकार बचाने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए विधायकों को खरीदा जा रहा है, और राज्यपाल की इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। बिल्कुल। राजू पांडे जी, क्या ये ऑप्शन, बीजेपी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा थोड़ा सा कर्नाटक के लिए? राजू पांडे। अबू जी मेरा एक कहना है कि हॉर्स ट्रेडिंग का कोई सवाल ही नहीं है। जिस तरीके से जो न्यूज खबरें आ रही है कि अगर कांग्रेस और जेडीएस की विधायक 20 या 15 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो हाउस का स्ट्रेंथ नीचे हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की 105 प्लस एक इंडिपेंडेंट साथ में 106 सीटें हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग का कोई सवाल नहीं है। देखिए, ये प्योरली मतलब जो रिजाइन कर रहे हैं वो बिला वजह रिजाइन कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद तक उनके पीछे कोई दबाव नहीं है, उनके लिए कोई ब्रीफकेस नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं, दबाव किस बात का है? देखिए, दबाव उन्हें कोई ब्रीफकेस नहीं दिए जा रहे हैं। राजू पांडे जी, मुझे एक बात बताइए, आप नहीं, देखिए अबू हुरैरा जी, इस तरीके का जो है ना, आप एक जिम्मेदार चैनल पर और बड़े जर्नलिस्ट हैं कि सूटकेस दिए जा रहे हैं, ये सूटकेस या तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि कहां सूटकेस दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस और जेडीएस लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं, कांग्रेस जेडीएस लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। कांग्रेस और जेडीएस तो देखिए सूटकेस पार्टी है, इनका ये सूटकेस पार्टी है, इनका पूरा परिवार का पार्टी है, तो ये सूटकेस लेन देन में विश्वास रखते होंगे और अपने मन से जानिए पराये दिल का हाल। कांग्रेस और जेडीएस को बार बार सूटकेस इसलिए याद आ रहा है कि कहावत है, अपने मन से जानिए पराये दिल का हाल। इन्होंने जीवन भर सूटकेस लेन देन किया है। मेरा कहना है सूटकेस का विषय कैसे आ जाएगा बीच में, जब आप देख रहे हैं कि उस पार्टी के लोग विधानसभा से इस्तीफा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमको नहीं रहना कांग्रेस में। आप रोशन बेग को सूटकेस वाला कितने, उन्होंने रोशन बेग को आप समझते हैं कि वो बिना उनको तो निलंबन इलेक्शन के बाद कर दिया गया बोलने के लिए। अब आप इस तरीके से हवा में, ये जो चाय की दुकान पे होता है कि सूटकेस लेन देन, ये ऐसी बातें नहीं करते। चाहिए अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो चला दीजिए, आप अपने चैनल पे चलाइए इसके, या तो आप कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी और क्या नाम है कुमारस्वामी जी से प्रूफ लेकर के आप अपने चैनल पे चलाइए। देखिए, इस तरीके का देखिए लगातार सिद्धरमैया का लगातार बयान आया, कुमारस्वामी का बयान आया, और यहां पर जो कांग्रेस के लीडर बैठे हुए वो खुद यही बातें कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। बाकायदा आज बेंगलोर में प्रोटेस्ट हुआ इस चीज को लेकर, कांग्रेसियों ने प्रोटेस्ट किया है। राजू पांडे जी, अब वो चीजें तो अंदर की हैं, वो बातें तो बात की हैं। मैं तनवीर अहमद साहब, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जो सियासी मंजरनामा इस वक्त कर्नाटक का है, वहां पर लेन देन नहीं हो रही है, वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चल रही है? पांडे जी ने जो बात कही होटल वाली, चाय पे चर्चा तो करना चाहिए, होनी चाहिए, हो रही है, और चाय पे चर्चा के नतीजे में बीजेपी ने पावर भी हासिल किया है। यहाँ ज़बान खलखत जो कहते हैं ना, वो तो यही कह रहे हैं कि साहब इसके पीछे पैसों का खेल है। और हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने गुज़िश्ता इलेक्शन में जितना पैसा खर्च किया है, वो तो बहुत बड़ी धनवान पार्टी है। तो यहाँ तो यही है परसेप्शन।
आप माने या ना माने, पब्लिक परसेप्शन यही है कि इसमें सारे पैसों का खेल है। अब इसके पीछे किसका पैसा है, सूटकेस में जा रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, इस पर हम लोगों की रसाई है नहीं, हमको एक्सेसिबिलिटी हासिल नहीं है कि किस सूटकेस में जा रहा है, किस अंदाज से जा रहा है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन, मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से कह रहा हूं, वो यही है कि साहब ये सब पैसे का खेल है। तो पब्लिक परसेप्शन को तो मानना ही पड़ेगा साहब, कहीं ना कहीं है। और इतनी बड़ी तादाद में जा रहे हैं तो ऐसे ही क्यों जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। राजू पांडे जी, राजू पांडे जी, अब राजू पांडे जी, इस सवाल का जवाब हमको भी देना है आने वाले इलेक्शन में। बिल्कुल राजू पांडे। हाँ, सवाल बनता है। मैं जवाब दे रहा हूं। इसके दो कारण है। देखिए, पहला कारण यह है कि जो भी लोग जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनको पता है कि वो पॉलिटिकल सुसाइड के रास्ते पे हैं। जनता ने जो फैसला दिया है इसके कारण से डर करके ये करे, पहली बात। जहां तक दूसरी बात है कि परसेप्शन की बात, पूरे चुनाव के दौरान जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो टीवी पे है, प्रिंट पे है, राहुल गांधी है, उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पैसे खर्चा कर रही है। और 17 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक लोगों ने दिया। 303 सीटें आई। हमारी बिहार में जो हमारे बैठे हुए हैं अहमद साहब, वहां पर 40 में से 39 सीट हम जीत गए, क्योंकि हम अलायंस के साथ चलते हैं। हमारी 22 सीट थी, नीतीश जी की 2 सीट थी, फिर भी 17 सीट पर हम चुनाव लड़े, क्योंकि हम अपने अलायंस पार्टनर की इज्जत करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है संतोष जी, मैं 30 सेकंड और 30 सेकंड क्या कुछ फॉर्मूला आप देख रहे हैं? क्या वाकई में कल का दिन बहुत अहम होगा कर्नाटक की सियासत के लिए, वहां के इस पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए? क्या कुछ फॉर्मूला आप देख रहे हैं? क्या वाकई में कांग्रेस और जेडीएस के जो लोग नाराज हैं उन्हें लोग मना लेंगे, या फिर अब आगे मिशन कमल के चांसेस ज्यादा अब खिल रहे हैं? क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल अबू हुरैरा जी, आज की जो रात है, जो राजनीति में कहा जाता है कयामत की रात, तो कयामत की रात है। कांग्रेस और जेडीएस के जो दोनों पार्टियों के जो नेता है वो कोशिश कर रहे हैं कि नाराज विधायकों को मनाया जाए। खबरें तो यहां तक छर के बाहर आ रही है कि शायद बीजेपी के 4-5 विधायकों से इस्तीफा दिलवाने की तैयारी जो है वो कांग्रेस कर रही है, इसलिए बीजेपी भी अपने विधायकों की घेरेबंदी कर रही है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि तय हो जाएगा किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाली सुबह तय करेगी, कल का दिन तय करेगा। लेकिन जो सियासी बहरान है वो इस बार ज्यादा गहरा है, और ऊंट किस करवट बैठेगा ये अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर कर्नाटक की सियासत क्या कुछ रुख लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष पाठक जी, डॉक्टर नदीम अहमद साहब, एसएस अहमद साहब, राजीव पांडे जी, तनवीर अहमद साहब और इसहाक सेठ जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए।